हेलो गाइस, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है। और उम्मीद और जोश के साथ हम लोग अपना क्लास 12 का एग्जाम का तैयारी करते रहेंगे। और वही जोश वही जुनून बना हुआ रहना चाहिए, किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, बताते हैं आप लोगों का क्लास 12 का एग्जाम का 2-3 एग्जाम चला गया है। कुछ एग्जाम किसी का अच्छा गया होगा, कुछ एग्जाम किसी का खराब गया होगा। कोई बात वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से, कभी लाइफ में अप होता है, कभी डाउन होता है। ठीक है। अगर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अगर आप कभी डाउन हुआ है तो 100% अब अप होने वाला है, क्योंकि हम आ गए हैं आपका वीडियो के साथ आपके क्वेश्चन लेकर के। ठीक है। ये क्वेश्चंस पूरे बढ़िया से हर सबको, हर स्टूडेंट को प्रचार तरीके से फैला दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। ठीक है। 100% यही आने वाला है कल का एग्जाम में या नेक्स्ट एग्जाम जितना भी होगा सारा वीडियो में। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए। समझनी है जिंदगी, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। अरे समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। ठीक है ना? आगे देखना है कि पीछे देखना है वो आपके ऊपर है। यानी कि आपका एग्जाम खराब गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होगा वो आपके ऊपर मैटर करता है। तो देखिए, एक ट्यूटर भाई, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इन डाउट फॉर एनी क्वेश्चंस, एनी क्वायरी। ठीक है। एचएस 2024 चल रहा है, हिस्ट्री का एग्जाम है, 100% श्योर शॉट क्वेश्चन। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग आपको 40 नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है, 16 ठो। ठीक है। आपका ऐसे क्यू आता है, 24 आपका एमसीक्यू है। 16 और 24 मिला के हुआ 40। 80 नंबर का आपका पेपर है और 40 नंबर का एलक्यू लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है। 8 चैप्टर है आपके हिस्ट्री किताब में और 8 बहुत बड़ा और कठिन चैप्टर है। ठीक है। सबसे कठिन काम और चैलेंजिंग काम यह होता है, ठीक है, कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन एनालिसिस करना। ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन आता है। हालांकि ये सब क्वेश्चन अपना क्लास में बहुत पहले करा चुके हैं, सबको याद भी करवा दिए हैं, रटवा भी दिए हैं। जो मेरा स्टूडेंट है सबको लिखेगा ही लिखेगा। ठीक है। लेकिन याद रहे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मिनिमम 2 पेज, ठीक है, 1.5 पेज, 2.5 पेज या मिनिमम 1 पेज में तो होना ही चाहिए, और हेडिंग के साथ। ठीक है। हेडलाइंस के साथ। ये याद रहे, एक कंडीशन है। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, अंडरलाइन, पेंसिल, डेट, डेटा, कौन इंपॉर्टेंट आदमी है वो सब देखना पड़ता है, टाइमलाइन सब मेंशन करना पड़ता है। चैप्टर 1 अतीत का स्मरण, चैप्टर का नाम है, हम चैप्टर का नाम भी लिखे हुए समझने के लिए। ठीक है। देखिए ध्यान से, आधुनिक इतिहास लेखन, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री लेखन कला है, ठीक है, उसके तरीके क्या क्या है। तो जितना भी तरीके होंगे, 1 नंबर तरीका, 2 नंबर तरीका, 3 नंबर तरीका, हेडिंग देकर के। 2 कला संग्रहालयों का नाम लिखिए। कला संग्रहालय मतलब कहां पता हो, जहां पर आर्ट का म्यूजियम है। संग्रहालय माने होता है म्यूजियम, उसका जो भी डिटेल्स है उसका नाम लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आपको हेडिंग देकर लिखना पड़ेगा। ठीक है। एक हेडिंग में मिनिमम 4 से 5 लाइन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। उसके बाद संग्रहालय, म्यूजियम, ध्यान दीजिएगा, म्यूजियम से क्या तात्पर्य है। ठीक है। अतीत के संग्रहित करने वाले संग्रहालय, यानी कि म्यूजियम की भूमिका क्या है। पहला बात, वर्ल्ड में कितना फेमस म्यूजियम है, पेरिस में पड़ा हुआ है, इंडिया में पड़ा हुआ है। ठीक है। इंडिया का सबसे पुराना और सबसे वरिष्ठ और सबसे माने खतरनाक और सबसे ज्यादा वाला म्यूजियम कहाँ पे है? कलकत्ता में, एस्पेलेंट में ही है। ठीक है। धर्मतला से उतरिएगा। ठीक है। हम लोग को पहले, हमको तो याद नहीं एग्जैक्टली अभी का दाम कितना है, लेकिन हम लोग जब गए थे तो 20 रुपए टिकट लगता था, और जो भी फॉरेनर है उसके लिए 500 रुपए टिकट लगता था। ठीक है। अभी शायद बढ़ा होगा, आई डोंट नो। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर 2। ठीक है। एक चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। आधुनिक इतिहास लेकर म्यूजियम वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी, उपनिवेश और साम्राज्यवाद। ध्यान दीजिएगा, उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, बहुत अच्छे समझाए थे। उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनी सेटअप करना, बाहर से लोग आकर के इंडिया में कैसे अपना कॉलोनिज्म सिस्टम बना रहे थे, यहाँ के लोगों के बीच फूट डाल करके, भेद डाल करके हटा रहे थे और कॉलोनी अपना बना रहे थे। उसके बाद साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद के बारे में भी समझना है। टोटल साम्राज्यवाद कैसे काम करता है, यानी कि कैसे उन लोगों ने अपना साम्राज्य को बढ़ाया। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है हॉब्सन लेनिन। गारंटी है ये दे सकता है। ठीक है। हॉब्सन लेनिन का है ना, हॉब्सन लेनिन साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर विवेचना कीजिए। उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म का एवं साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म के बीच संबंध क्या है, ये भी पूछेगा। कुछ नहीं, उपनिवेशवाद क्या होता है, अंग्रेज इंडिया में आकर के अपना जो कॉलोनी सेटअप कर रहे थे, यहाँ के लोगों को जो है धर्म जाति के रंग भेद के आधार पर हटा करके अपना कॉलोनी सेटअप कर रहे थे और अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। वही कैसे किए हैं, वो चीज कैसे हुआ था और इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये बताना है आपको, इलोबरेट करना है इसके बारे में। चैप्टर 3, ठीक है, कॉलोनियल डोमिनेंस, उपनिवेशिक प्रभुत्व, कैसे ये लोग अपने आप को आगे बढ़ाए, कैसे अपने आप को बड़ा किए, स्टेब्लिश किए। कैंटन व्यापार, भैया 100% कैंटन 100% है। कैंटन एकदम बता दे रहे, कैंटन देगा ही देगा। और कैंटन क्यों फ्लॉप हुआ, 5 कारण था
ठीक है, 5 से 6 कारण लिखना पड़ेगा कैंटन का, ठीक है, क्योंकि कैंटन में वहां का जो चीन का राजा था, ठीक है, चीन कैंटन जो है चीन का है, चीन का राजा था, वो वहां पे ज्यादा टैक्स लगा दिया। कैंटन का राजा जो था वो चाहता था कि बाहर से लोग ज्यादा व्यापार ना करें, यहीं के लोग व्यापार करें, तो यही सब सिस्टम की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। भारत में रेल मार्ग याद रखना 1853 में, ठीक है, मुंबई से थाने 33 किलोमीटर जो चला था, ठीक है याद रखना, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस के नेतृत्व में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में प्रावधानों को लिखे, और अनौद्योगिकरण मतलब किस प्रकार से, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंडिया में, इंडस्ट्री कैसे जो है डाउन हुआ था, कैसे इंडस्ट्री को खत्म किया गया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था, उनके कारण को लिखना है। तो ये 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन हमको मिला है, ठीक है ना, जो आपको बहुत सारे चांसेस से आएगा, ठीक है। पहले हम 100% लिख दिए हैं। उसके बाद नानकिंग संधि बहुत फेमस है, नानकिंग संधि की शर्त क्या है, ठीक है, ये शर्त लिखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के शैक्षिक और सामाजिक सुधारों के विवरण दीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भैया देखिए ध्यान से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं के लिए जितना है, बेथुन कॉलेज स्टैब्लिश किए थे महिलाओं के लिए पहला, ठीक है, स्कूल स्टैब्लिश किए थे, ये सब जितना है महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके बारे में लिखना है। अलीगढ़ और ससई अहमद खान के बारे में लिखें, कैसे उन्होंने जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेटअप किया, ठीक है, कैसे उन्होंने वहां पर जो है जितने मुस्लिम भाइयों थे और जितने भी जनजाति लोग थे उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया, उनके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज किया, क्योंकि शिक्षा का स्तर पीछे चल गया था, उसको आगे करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, देखो बहुत एकदम लिमिटेड जाके देखोगे कितना सारा टॉपिक दिया हुआ, सजेशन में भर दिया है क्वेश्चन, लेकिन उसमें से क्वेश्चन निकालना बहुत बड़ी बात होती है, यही चैलेंजिंग काम है, जिसके लिए हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग के पास एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, वो शायद ही किसी के पास है, ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, वही तो बोलते हैं समझनी है जिंदगी तो पीछे देखिए, समझना अगर हम लोगों को है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, तो पीछे जाके देखो हम लोगों ने क्या क्या किया है, और जीना है हम लोग के साथ, चलना है हम लोग के साथ, तो बस चलते रहो और आगे देखते रहो क्या क्या हम लोग करेंगे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919, देखो ध्यान से, भारत सरकार अधिनियम 1919, मार्ले मिंटो 1909 और 1935, तीनों में से एक देगा, गारंटी है, देखो बता दे रहे 1909, 1919 और 1935, इन तीनों में से एक तो देगा ही देगा, ठीक है, हर साल देता है, एक तो देगा ही देगा, ठीक है। और एक रॉलेट एक्ट बहुत फेमस है, काला कानून, ठीक है, नो वकील नो दलील नो अपील, नो वकील नो दलील नो अपील, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ना ही आप अपील कर सकते हैं, ना ही आप वकील कर सकते हैं, ना ही आप दलील दे सकते हैं, ये काला कानून था, ब्लैक लॉ ऑफ इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे हम लोग बोले थे रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया था। उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है, ठीक है, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या हुआ था, वो लिखना है, और 1935 हम बता दिए हैं, ठीक है ना। फिर से बोल रहे हैं चैप्टर 5 में ये जरूर आएगा, 1909, 1919 और 1935, और रॉलेट एक्ट देख लेना, गारंटी है इसमें से क्वेश्चन आएगा। लखनऊ समझौता कम चांसेस है, लेकिन रॉलेट एक्ट और ये तो पक्का देगा। 5 क्वेश्चन देने वाला है और हर चैप्टर से मिला के देगा, इन दोनों में से एक देने वाला है, इसमें से एक ठो आएगा, इसमें से एक ठो दे सकता है, नामकीन वाला नहीं देगा तो इसमें से पक्का एक क्वेश्चन देगा, बाकी इन तीनों मिला करके 2 क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर 6, 7, 8 मिला के, याद रखना, चैप्टर 6, 7, 8 मिला के 2 क्वेश्चन देगा, ठीक है, चैप्टर 6, 7, 8 मिला करके, और बाकी 1 से लेके 5 तक 3 क्वेश्चन देगा, ठीक है। ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन में आपका रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक है, एक का और में अथवा में भी रहता है क्वेश्चन, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ठीक है। भारतीय नौसेना विद्रोह का कारण लिखे, नौसेना विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, उसका कारण लिखना है, ठीक है, जो सिंगापुर वाला इलाका में ही हो गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लिखना है, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स 3 प्रस्ताव जो लेकर के आए थे इंडिया में, उसके बारे में लिखना है। और हो ची, ठीक है, हो ची मिन, ये भी चाइना का है, कि नेतृत्व में वियतनाम का स्वतंत्र आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए अब इसमें क्या चांसेस है, नौसेना चांसेस है आने का, नौसेना नहीं देगा तो भारत छोड़ देगा, और वो नहीं दिया तो हो ची पक्का है। क्रिप्स मिशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, यहां से देखना है, कोरिया युद्ध 1950 का महत्व क्या था, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, ठीक है, और मार्शल योजना, ठीक है, कोरिया और ट्रूमैन में एक देता है। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल्यांकन क्या था, शीत युद्ध कोल्ड वॉर का क्या अर्थ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है सार्क के, ठीक है, अभ्युदन, सार्क जो है, सार्क में जो देश है साउथ अफ्रीका, जो हम लोग का सारा देश है, सब कंट्री के बारे में देखना है। सॉरी साउथ अफ्रीका बोल दिया, उल्टा बोल दिया, यहाँ पर इंडिया के जितने 8 कंट्री है बेसिकली, ठीक है ना, अगल बगल के पड़ोसी राज्य के सब, उनको मिला के सार्क का, और प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना जो था वो क्या क्या था, उसके बारे में महत्व लिखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, ठीक है, 1951 से जो स्टैब्लिश हुआ था, उन सब के बारे में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू और बहनी लोग, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कैसे करना है। आप लोग को सबसे पहले, अगर आप लोगों को लगता है
कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, आपको याद नहीं हो रहा है। देखो आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन चीट नहीं मार सकते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा गारंटी है, गारंटी है। तो ये जो क्वेश्चन है आप उसका साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना होता है। आप उसका माइक्रो भी करा सकते हैं, करा लीजिए, लेकिन लिख क्या ना है। लेकिन इतना भी आपको बोल देते हैं, आप 5 क्वेश्चन सोचिएगा, लिख लें, चीट मार के नहीं होगा आपसे। आप 1 से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी वजह से मैं कहूंगा कि आप 4-5 क्वेश्चन में से रेडी कर लो। हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन लिख सकते हो, अगर मौका मिल रहा है तो लिखो, क्योंकि रिजल्ट में लिखा नहीं रहता कि आप चीट मार के लाए हैं कि आप खुद से पढ़ के लाए हैं। हमको रिजल्ट से मतलब है, बात खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है। और सभी कोई कर रहा है, आपको अब एग्जाम देख के एक्सपीरियंस कर ले रहे होंगे। क्लास 2 आर्ट्स में कौन पढ़ के जाता है हमको इतना भी तो पता है। अभी तो इतना सारा लड़का लोग पढ़ाते समझ में आता है, स्कूल में या देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, ठीक है। और कृपया करके किसी प्रकार का मोबाइल फोन मत लेके जाना, रस्टिकेट हो गया लड़का, रस्टिकेट। न्यूज़ देख लेना, मोबाइल फोन लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें। और ये देखिए 921 सब्सक्राइबर हो गया हम लोगों का, इसको 1000 करना है, आपका जिम्मेदारी है। 1000 खतरनाक पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का पक्का क्वेश्चन लड़ाएंगे, बस इसको 1000 करके दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुँचाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जय हिंद।